हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। दिस इज श्वेता पांडे और आज के इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वैसे तो हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस क्लास चैप्टर और टॉपिक हम देख लेते हैं और फिर हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। टॉपिक है व्हाट इज साउथ एशिया। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे साउथ एशिया एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे कैसे पॉलिटिक्स चलती है, कैसे इकोनॉमिक्स कंडीशन है, सोसाइटी कैसी है, मतलब सोशली अगर हम देखें तो कैसे चेंजेस आए, डेमोक्रेसी, मोनार्की, मिलिट्री कूप, ये सारी चीज़ों को हम साउथ एशिया में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी कंट्रीज साउथ एशिया में है और एक्चुअल में साउथ एशिया इतना ज़्यादा किस तरीके से फोकस में आया, ऐसी क्या चीज़ें हुई। वैसे हमने ओवरव्यू में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, आज थोड़ा और डिटेल में हम इन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे साउथ एशिया। और साउथ एशिया में हम अगर देखना चाहें कि व्हाट इज साउथ एशिया, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ मैप पर आते हैं। अगर हम वर्ल्ड मैप का ये वाला पोर्शन देखते हैं तो ये पूरा हमारा साउथ एशिया का पार्ट होता है। ठीक, इसको हम एक एक करके मैप वाइज भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। बट अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें जैसे ही साउथ एशिया के बारे में, तो हम इंडिया पाकिस्तान पर आते हैं। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इंडियंस या फिर पाकिस्तानी भी जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है। ठीक, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है लोगों को। बट हमने एक चीज़ और देखी है, जब भी इंडियन या पाकिस्तानी फैंस होस्ट कंट्री में जाते हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए, तो उनके साथ काफ़ी अच्छी तरीके से एक गुडविल रहती है, हॉस्पिटैलिटी रहती है, मतलब उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छे से किया जाता है। ठीक, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इंडियंस हो, कुछ एक्सेप्शन सब जगह हैं। यहाँ पर ये बताया गया है, अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो दिस इज सिंबॉलिक ऑफ द लार्जर पैटर्न ऑफ साउथ एशियन अफेयर्स। साउथ एशियन अफेयर्स में सबसे ज़्यादा सिंबॉलिक चीज़ क्या है, तो वो इंडिया पाकिस्तान ही मेनली फोकस किया जाता है। और इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच को भी इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है कि उस पर भी बहुत से टेंशन्स रहते हैं। ठीक, हमारा रीजन ऐसा है जहाँ से हम देखते हैं कि दुश्मनी भी है और दोस्ती भी है, एक राइवलरी भी है, गुडविल भी है, होप और डेस्पेयर भी है, एक आशा भी है और एक तरीके से हर एक चीज़ को लेकर डेस्परेट भी है। म्यूचुअल सस्पिशन भी है, ट्रस्ट भी है, ट्रस्ट भी को एग्जिस्ट करता है। एक तरफ जहां बाउंड्री को लेकर इंडिया पाकिस्तान में कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो दूसरी तरफ वाटर ट्रीटी भी है जिसे आज भी फॉलो किया जा रहा है। तो इस तरीके से हर एक चीज़ साइमल्टेनियसली चल रही है, पैरेलल चल रही है। ठीक, अब साउथ एशिया में अगर हम देखें तो सबसे पहले कुछ कंटेंट देखने से पहले यहाँ हम मैप देख लेते हैं। मैप में हमें कुछ कंट्रीज बताई गई हैं और इन कंट्रीज को जानने के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस बिगिन बाय आस्किंग एन एलिमेंट्री क्वेश्चंस, दैट इज व्हाट इज साउथ एशिया। क्या है साउथ एशिया? तो साउथ एशिया में कंट्रीज देखें अगर हम, तो देखो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इस तरीके से ये सारी कंट्रीज हम देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं वो टोटल 7 कंट्रीज हम देखते हैं। द एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्रीज: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो यहाँ से हमारी टोटल कंट्रीज, ये मालदीव्स वाला एरिया, हम देखते हैं कि ये मेनली कंट्रीज हैं जो साउथ एशिया को डिफाइन करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। और इन्हीं इंपॉर्टेंट कंट्रीज में से कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नॉर्थ में क्या है, तो नॉर्थ में है हिमालयाज और इसी के साथ साथ इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल इन दी साउथ, और वेस्ट और ईस्ट की अगर हम बात करें तो एक नेचुरल इंसुलैरिटी प्रोवाइड करता है रीजन को। और ये सारी चीज़ें ही रीजन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती हैं। चाहे लैंग्वेज हम देखें, सोशल कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस देखें, ये सब कॉन्टिनेंट जो एक तरीके से है साउथ एशिया, यहाँ पे रीजन बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रॉस्पेरस है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है हर एक तरह से चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं जो कि एक रिसोर्सेज है। ठीक, अगर हम बात करें ईस्ट और वेस्ट की, साउथ एशिया में तो बाउंड्रीज इतनी क्लियर नहीं है जितनी ज़्यादा नॉर्थ और साउथ की बाउंड्रीज क्लियर हैं।
अफगानिस्तान, म्यांमार पर भी कभी कभी डिस्कशंस किया जाता है और इसे पूरी तरीके से साउथ एशिया का ही पार्ट माना जाता है। चाइना लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर कंसिडर्ड किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना साउथ एशिया का पार्ट है। चाइना साउथ एशिया का बिल्कुल भी रीजन का पार्ट नहीं है, बट स्टिल चाइना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पर जो हमें कंट्रीज दी गई हैं उन्हीं के बारे में हमें बताया गया है। तो देखो, इन दिस चैप्टर वी शैल यूज साउथ एशिया टू मीन द 7 कंट्रीज। इस चैप्टर में साउथ एशिया का मतलब होगा 7 कंट्रीज, और वो 7 कंट्रीज कौन सी हैं? तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स। अब मैप पर देख लें तो ये हमारा पाकिस्तान वाला रीजन, ये नेपाल, भूटान, ये हमारा बांग्लादेश वाला रीजन, ये श्रीलंका, ये मालदीव्स वाला रीजन, और ये हमारा हो गया पूरा इंडिया। अब इंडिया का अगर आप एरिया ही देखें तो इस तरीके से इंडिया की इंपॉर्टेंस काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो ये 7 कंट्रीज को हम डिस्कस करेंगे। और दिस डिफाइंड साउथ एशिया स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड येस कॉन्स्टिट्यूट्स वन जियोपॉलिटिकल स्पेस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी एक जियोपॉलिटिकल स्पेस यहाँ पर है। क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साउथ एशिया, ये कंट्रीज़ की पॉलिटिकल साइंस में इसके लिए हमें अलग से चैप्टर बनाकर दिया है। इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा और हमें बताया गया है स्टार्टिंग में, ताकि हम साउथ एशिया को और अच्छे से समझ लें। और यहाँ पर किया गया है कहा गया है द वेरियस कंट्रीज इन साउथ एशिया डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें सेम पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। कहीं हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, कहीं हमें मिलिट्री देखने को मिलेगी, तो कहीं हमें जैसे श्रीलंका में सिन्हलीज देखने को मिलेंगे, तो एथनिक कन्फ्लिक्ट जिसे हम कहते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बट उसके बाद भी क्या देखा गया, डिस्पाइट मैनी प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशन, श्रीलंका और इंडिया की अगर हम बात करें तो सक्सेसफुली आज तक डेमोक्रेसी एग्जीक्यूट की जा रही है। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। और कब से? तो जैसे ही ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद से इंडिया और श्रीलंका में डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये जो रीजन है, ये जो कंट्रीज हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमें क्या देखना है। अब जैसे कि अगर ये मैप्स अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया गया है, ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल टू पॉइंट आउट मैनी लिमिटेशंस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। इंडिया की डेमोक्रेसी में काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं, उसे भी हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया, भारत जब से आज़ादी मिली तब से लेकर आज तक और भविष्य में भी जहां तक है, यहाँ पर लोकतंत्र होगा। क्यों नहीं होगा? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक, उसी के साथ साथ श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे सिविल और मिलिट्री रूल्स चले हैं। यहाँ पर रूलर्स जो रहे हैं वो सिविलियन मिलिट्री रूलर्स रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी रही है पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड के बाद। अब थोड़ा सा ये इमेज देख के आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये दोनों व्यक्तित्व कौन है, अगर आप जानते हैं तो। नहीं तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये दोनों व्यक्ति हैं पाकिस्तान के, और ये बताया गया कि पाकिस्तान में भी सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रही। किसके अंडर में? तो बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के अंडर में। बट यहाँ पे 1999 में मिलिट्री कूप होता है, तख्ता पलट होता है और मिलिट्री शासन करने लगती है। फिर इट हैज़ बीन रन बाय अ सिविलियन गवर्नमेंट अगेन सिंस 2008 से फिर से यहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट आ गई। अब नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल भी 2006 तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहा। बट उसके बाद यहाँ पे मतलब किंग ने क्या, एग्जीक्यूटिव पावर्स को अंडरटेक किया। ऐसे करके धीरे धीरे करके यहाँ पर भी डेमोक्रेसी फिर बाद में सेटअप हुई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो इस तरीके से जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, इंडिया है, यहाँ पे चेंजेस होते गए। किस चीज़ के लिए? गवर्नेंस के लिए। इंडिया में तो इतना नहीं देखा गया, बट बाकी कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। 2008 में मोनार्की खत्म कर दी गई और नेपाल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आ गया।
ठीक, तो ये है नेपाल की स्टोरी। नेपाल की स्टोरी हो चाहे पाकिस्तान की स्टोरी हो, इसको बहुत ब्रीफ में नहीं, बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, आगे देखेंगे। अगर हम बांग्लादेश और नेपाल के अनुभव को देखें, इनके एक्सपीरियंस को देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी आज की डेट में साउथ एशिया के पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। ये युद्ध, ये लड़ाइयाँ हमको बताते हैं कि हर एक व्यक्ति साउथ एशिया में चाहता है कि लोकतंत्र हो और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी हो। ठीक, आगे अगर हम देखें, सिमिलर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द 2 स्मॉलेस्ट कंट्रीज ऑफ द रीजन। अब कंट्री के 2 स्मॉलेस्ट रीजन है जहां पर सिमिलर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो वो रीजन को हम देखेंगे कौन से रीजन है। तो भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई कब 2008 में। यहाँ पर भी लीडरशिप किसकी थी, राजा की थी, और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी यहाँ देखने को हमें मिलती है। ठीक, तो भूटान अगर हम देखें तो आप एक बार मैप पे जरूर देखिएगा और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्यों इसे स्मॉलेस्ट कंट्रीज बता रहे हैं ऑफ द रीजन। मालदीव्स की अगर हम बात करें तो ये एक आइलैंड नेशन है। यहाँ पे भी सल्तनत चली 1968 तक और फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जून 2005 में मालदीव्स की पार्लियामेंट में वोट हुआ और यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम आया। एक मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है जो एक तरीके से पूरे आइलैंड पर पॉलिटिकल अफेयर्स चलाती है। एमडीपी को 2018 में इलेक्शंस में काफी अच्छी जीत मिली, उसके बाद डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस देखने को मिले और यहाँ पे सभी कंट्रीज के जो मतलब पूरी कंट्री के जो लोग हैं या आइलैंड नेशन को हो या बांग्लादेश के हों, ये सभी चाहते हैं, चाहे भूटान के हों, कि यहाँ पर डेमोक्रेसी बनी रहे। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे रिसेंट सर्वे बताता है कि एक तरीके से जो 5 बड़ी कंट्रीज हैं साउथ एशिया की, यहाँ के लोगों का एटीट्यूड है किस चीज़ की तरफ कि यहाँ पर क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक, तो ये है साउथ एशिया। यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, रिच भी हैं, पुअर भी हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के भी लोग हैं, पॉजिटिवली डेमोक्रेसी चाहते हैं और उन सभी इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करते हैं जो मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक, तो सारी कंट्रीज हमें ये बता रही है कि सभी लोग यहाँ पर चाहते हैं डेमोक्रेसी को। ये चाहते हैं कि कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो लोकतंत्र होना चाहिए और हमारी कंट्री के लिए डेमोक्रेसी स्वीटेबल है। ठीक, कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स बताती हैं कि ऐसा माना गया कि जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं तक कंट्री को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाएगा और इस वजह से ये चाहते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र ही हो। अब लोकतंत्र क्या, तो लोगों का पार्टिसिपेशन हो, गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक हो, एज वेल एज जो रूलर हैं या जो गवर्नमेंट है उसे इलेक्ट कौन करे, पीपल इलेक्ट करें, बाय द पीपल। इस तरीके से साउथ एशियन एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी हैज एक्सपेंडेड द ग्लोबल इमेजिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और जो साउथ एशिया का पार्ट जो एक तरीके से डेमोक्रेसी बताता है, लोकतंत्र बताता है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल को इन्फ्लुएंस करता है कि लोकतंत्र होना चाहिए। अब आने वाले सेशंस में हम हर एक कंट्री को बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, इसी के साथ साथ इंडिया और इंडिया का इन सभी के साथ रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कौन सी कंट्री में कैसे मोनार्की थी, कैसा सिस्टम था, कैसे एथनिक कन्फ्लिक्ट थे और उसके बाद कैसे मिलिट्री कूप हुआ कुछ कंट्रीज में और इसी के साथ साथ किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप हुई, आज की डेट में क्या स्टेटस है और किस तरीके से इन कंट्रीज के बीच में रिलेशंस हैं। ठीक, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे और हमारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ साथ फिर क्वेश्चन कोई भी आ जाए कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से, आप बहुत आसानी से आंसर लिख पाएंगे। सो आई होप आज के इस सेशन में आपको समझ आ गया होगा कि साउथ एशिया क्या है और कौन सी कंट्रीज हैं। साउथ एशिया मतलब इस चैप्टर में कौन सी कंट्रीज हैं, तो 7 कंट्रीज हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है, आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको समझ आया होगा और आपको क्या करना है, तो आप चाहें अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।